नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में है। जिन स्टूडेंट्स के पास ये एडिशन नहीं है वो सीक्वेंस को मिला लें या अपने दोस्तों वगैरह से ये एडिशन लेकर फोटो स्टेट करा लें। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल को भी यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिया है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इन पीडीएफ को, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन्हें पीडीएफ की फॉर्म में डाल देते हैं, इन पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की बातों को। 280 सेंटेंस तक हम पहुंच चुके हैं। 281वें सेंटेंस से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। 50वीं वीडियो आज की इस सेशन की हमारी है। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि सेंटेंस की सिंटैक्स पर, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर पर हम यहाँ एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ड जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वो किस फंक्शन में है और उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए, वो किस तरह से दूसरे शब्दों से रिलेट करेगा और किस तरह से ग्रामर की ओवरऑल स्ट्रक्चर को यूज किया गया है किसी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी वीडियो के पहले सेंटेंस से। ये 281वां सेंटेंस आपके सामने है, लिखा हुआ है हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग देम। देखिए, गलती ढूंढनी कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे जरूरी है सेंटेंस को एनालाइज करना। सेंटेंस को अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया ना और आपने 100, 200, 400 सेंटेंस की प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर ली, एक भी छोटी सी गलती भी आपसे बच नहीं पाएगी। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है हैविंग, उसके बाद फाउंड लिखा हुआ है। फाउंड को अभी देख लेंगे, पहले हैविंग पर बात कर लेते हैं। हैविंग के बारे में अगर हम बात करें तो हैविंग, ये जो हैव की फॉर्म है, और हैव वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करने के लिए आती है मेन वर्ब की। दूसरा हैव मेन वर्ब भी हो सकती है। जब ये मेन वर्ब होती है तब भी ये तीन तरह से काम करती है। पहला तो इसका मतलब होता है टू ऑन समथिंग, किसी चीज की ओनरशिप दिखाने के लिए हम हैव को यूज कर लेते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव ए बुक। दूसरा इसका मतलब होता है टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने, कोई एक्टिविटी है, कोई टास्क है, उसको परफॉर्म करने के मीनिंग में भी हम हैव को यूज कर लेते हैं। तीसरा इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव सेंस में, कॉज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, कॉज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये हैव के बारे में बात हो गई। अब देखिए, हैव सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, हैव की लिखी हुई है आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि हैव की आईएनजी फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस तरह से, किस तरह के फंक्शन में यूज हो सकती है किसी सेंटेंस के सिंटैक्स में, अगर इस पर हम बात करें तो आपको पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करती है जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होती है। यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाती है, और जब वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तो बी की फॉर्म के साथ आती है। बी की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह लिखी होती है और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, चाहे आप किसी भी कंटिन्यूटी की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, किसी तरह के भी कंटिन्यूअस टेंस के, कंटिन्यूअस स्टेट के बारे में बात कर लें। ये पहला सिनेरियो हो गया। तो इस सिनेरियो में तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ लिखी हुई नहीं है, वरना तो इससे पहले कोई बी की कोई फॉर्म होती। तो इस सिनेरियो को तो हटा दो, ये तो कैंसिल हो गया कि ये सिचुएशन तो आपके सामने है नहीं। दूसरा जो है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल की तरह काम करती है। पार्टिसिपल जो होते हैं वो एक एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव का मतलब किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आते हैं। पूरी इंग्लिश ग्रामर में तीसरी सिचुएशन वो हो सकती है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड की तरह काम करे। जिरेंड मतलब नाउन होते हैं, और नाउन का आपको पता है या तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हैव के बारे में आपको पता है। देखो, ये दोनों से, चूंकि हैव में आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी इसलिए हैव के बारे में बात कर ली, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में बात कर ली। अब पहले हम ये देखेंगे कि हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, मेन वर्ब की तरह। देखो, अभी हम इस फ्रेज की बात कर रहे हैं।
अभी हम इस फ्रेज की बात अगर करें तो ये जो फाउंड लगी हुई है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। केवल इस फ्रेज में मेन वर्ब तो फाउंड ही है, हैव तो फाउंड की हेल्प करने के लिए आई है। मैं मानता हूं कि सेंटेंस की मेन वर्ब तो ये लिखी हुई है, मैं सेंटेंस की मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस फ्रेज की मेन वर्ब की तरह का मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। देखिए मेन वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब जो मेन हो, मुख्य काम कर रही हो। तो मुख्य काम तो ये कर रही है फाउंड इस इतनी फ्रेज में। हैविंग क्यों लगाया गया है? हैविंग लगाया गया है इसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, यही तो बात है। तो इसका मतलब ये जो हैविंग है यहां पर मेन वर्ब है नहीं, हैविंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह आई है, हेल्पिंग नेचर की तरह आई है, और हेल्प करने के लिए आई है इस फाउंड की, और फाउंड मेन वर्ब है इतनी फ्रेज में। इतनी बात हो गई। अब देख लेते हैं कि ये पार्टिसिपल जिरेंड इसमें से क्या है। देखियो मेन वर्ब तो है नहीं और जिरेंड भी ये नहीं है, क्योंकि जिरेंड होने के लिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। सब्जेक्ट ये बन ही नहीं रहा है। अगर सब्जेक्ट बन रहा होता हैविंग या हैविंग फाउंड तो इसका कोई प्रेडिकेट होता, इसकी कोई मेन वर्ब लिखी होती। हाँ, एक मेन वर्ब सेंटेंस की लिखी है, लेकिन उसका सब्जेक्ट तो टू कैट्स है। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इससे बनाओगे तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लिखी होनी चाहिए, जो कि नहीं लिखी। कॉम्प्लीमेंट भी आप इसे कह नहीं सकेंगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब इससे पहले कोई लिखी नहीं है। लिंकिंग वर्ब लिखी जाती है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, ताकि लिंकिंग वर्ब उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक कर सके। तो जिरेंड ये है नहीं, मेन वर्ब ये है नहीं, ये है एक्चुअली में पार्टिसिपल। इतनी बात हो गई कि हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है, फाउंड इस फ्रेज में मेन वर्ब की तरह है, और ये जो हैविंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये पार्टिसिपल है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे शुरू करें। देखिए जो हैविंग फाउंड ये पूरी की पूरी फ्रेज लिखी हुई है, ये एक तरह का पार्टिसिपल है, और ये जो पार्टिसिपल है ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल का ही एक पार्ट होता है, और ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दो सेंटेंस जरा परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए इस सिचुएशन में कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईटिंग द फूड शी वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, ईटिंग द फूड शी वॉच्ड अ मूवी। ईटिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और फिर से मैं वही कहूंगा कि मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं, जिरेंड भी यहाँ पर इसको नहीं कह सकोगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो नाउन नहीं है तो जिरेंड नहीं है। ये है क्या फिर? ये है पार्टिसिपल, और ये पार्टिसिपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहा जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और एडजेक्टिव आते हैं नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए। तो कहाँ है वो नाउन या प्रोनाउन? द फूड है क्या? नहीं, द फूड तो ईटिंग का खुद ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ईटिंग खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में लगाया गया है इस शी के लिए। ये जो ईटिंग वाली बात बोली गई है, ईटिंग द फूड वाली जो फ्रेज लिखी गई है, ये लिखी गई है शी प्रोनाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो अब इतनी बात अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के आप फंक्शन के बारे में समझ गए तो जरा इसका थोड़ा सा मीनिंग समझिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लगाते क्यों हैं? देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर ही देती है। अगर ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रही है तो ये किस चीज की कंटिन्यूटी दिखा रही है? एक्चुअली में ये दिखा रही है इस बात की कंटिन्यूटी कि ये जो फूड को ईट करने वाला काम है इस वर्ब के साथ साथ किया गया। ये वाला एक्शन जब चल रहा था, वॉश वाला एक्शन जब चल रहा था, उसी समय पे उसी टाइम पर ये वाला एक्शन भी कंटिन्यूटी में था। इस कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज किया एडजेक्टिव बनाकर। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस इस तरह से लिखना चाहे, ईटिंग द फूड शी टुक बात, या चलो टुक बात हटा दो, थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहाने के बाद खाना नहीं खाते, तो खाना खाने के बाद नहाते नहीं है, सॉरी। ईटिंग द फूड शी वेंट टू प्ले। अब देखिए,
अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ईटिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, और ये कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये जो ईट करने वाला, फूड को ईट करने वाला जो काम है इस वेंट वाली एक्टिविटी के साथ हुआ, तो स्ट्रक्चर तो सही है। क्या ये मीनिंगफुल है? क्या आप फूड खाने का काम, फूड को ईट करने का काम इस वाली एक्टिविटी के साथ, ये जो वेंट है इस वाली मेन वर्ब के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो आप पहले फूड ही खाइए या फिर आप खेलने के लिए जाइए। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो सही है, सिंटैक्स तो सही है, बट ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये मीनिंगलेस हो गया, या एक अपसर्ड मीनिंग कन्वे कर दिया हमने, क्योंकि इस वाली एक्टिविटी को हम उस वाली एक्टिविटी के साथ कर ही नहीं सकते। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली एक्टिविटी वो बैकग्राउंड एक्टिविटी होती है जो मेन वर्ब के साथ साथ चल रही होती है। जैसे आप कार चलाते हो, तो जब आप कार चलाते हो तो आप म्यूजिक सुनते हुए कार चलाते हो, तो म्यूजिक सुनने वाली जो एक्टिविटी है वो बैकग्राउंड में चल रही है। तो हम लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं लिसनिंग टू द सॉन्ग्स शी ड्राइव्स अ कार, या दा लिख देता हूं, उसकी कार है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी बैकग्राउंड में चल रही थी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और किया किसने है? ये सी ने किया है, सी ही उस एक्टिविटी को कर रही थी। इस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूटी चल रही होती है, कंटिन्यूअसली चल रही होती है उस मेन वर्ब की एक्टिविटी के साथ। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो ये चीज मीनिंगलेस हो जाती है। तो यहां पर हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होती है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हैव के बारे में मैं बता दूं, जब हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आता है, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कंप्लीशन को एक्सप्रेस करता है। अगर हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो है तो ये पार्टिसिपल ही, लेकिन परफेक्ट नेचर का है, और परफेक्ट नेचर का मतलब कंप्लीशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर हम यहां पर लिख देते हैं हैविंग ईटन द फूड शी वेंट टू प्ले, अब ये सही हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले शी ने ये एक्टिविटी कंप्लीट की, इसका कंप्लीशन हुआ, और उसके बाद वो खेलने के लिए गई। तो इस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमें परफेक्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी सेम मीनिंग में ही आपके सेंटेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, टू कैट्स वेंट टू ए डॉग, यानी कि पहले उन्हें ये जो पीस ऑफ चीज है ये उन्हें मिला, फिर वो उन्होंने वेंट वाली एक्टिविटी की, यानी कि हैविंग फाउंड वाली एक्टिविटी वेंट वाली एक्टिविटी से पहले की है, ये कंप्लीट हो गई, फिर उन्होंने ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट की होगी। इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाकर चलते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव ही है, किसके लिए है? टू कैट्स के लिए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, मुझ पर शिकायतें आती हैं, मुझसे कहा जाता है कि सर लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, लेकिन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए जो है हमें समय देना पड़ेगा। मैं आपसे समय के बदले और कुछ नहीं चाहता हूँ। हैविंग फाउंड ए पीस ऑफ चीज, ठीक है, हैविंग फाउंड परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दिया आपने। फाउंड, ये जो हैविंग फाउंड है ये पूरा का पूरा किसके लिए आ गया? सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए, है ना। बाय डिफॉल्ट ये जो पार्टिसिपल यहाँ पर लगाए जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो, हमारी मेन क्लोज के सब्जेक्ट के लिए ही होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं कब से, सदियों से, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल लग गया। अब परफेक्ट पार्टिसिपल तो है, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव तो ये बन गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, एडजेक्टिव तो ये बन गया। लेकिन ये जो जितने भी ये पार्टिसिपल है, जेरेंड है, इन्फिनिटिव है, सारी की सारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब होने की वजह से इनमें वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक तो रहेगी। उस कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, उसे इंटरप्रेट करें, तो हमने पाया कि वो वर्ब वाली एक्टिविटी, वो वर्ब वाली कैरेक्टरिस्टिक अब इसमें है, मतलब ये तो हेल्प कर रही है इस मेन वर्ब की। और जब हमने देखा कि जो मेन वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके आगे अ पीस। चूंकि काउंटेबल नाउन था तो ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया।
ऑफ लगाया हमने, हम किसके पीस की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन लगाकर हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया पीस के बारे में बताने के लिए। तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज थी ये इसके लिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, टू कैट्स, कैट्स हो गया नाउन, टू हो गया डिटर्मिनर, ये पूरा का पूरा लग गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसके लिए, भाई इस मेन वर्ब के लिए। अच्छा मुझे पता कैसे चलता है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, ये पहली उसकी वीडियो है, वो कैसे पता लगाएगा, मुझे कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट होना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है जो कि मैं हजारों बार कर चुका हूं। मैंने देखा कि ये नाउन है और ये डिटर्मिनर है, ये एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज का सेंटेंस में फंक्शन यही होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब मैंने इसको तीनों तरीके से जस्टिफाई करके देख लिया। मैंने देखा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब होती। मैंने देखा कि क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती, कोई प्रीपोजिशन होती। फिर मैंने पाया कि इसको सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका प्रेडिकेट लिखा है यहाँ पर, ये मेन वर्ब हो गई, प्रेडिकेट मेन वर्ब से अक्सर स्टार्ट होते हैं। टू प्रीपोजिशन लग गया, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब थी वो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, और इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। टू एक प्रीपोजिशन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया डॉग, ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, नाउन फ्रेज। अब ये जो टू डिवाइड है, टू डिवाइड, टू प्लस V1, ये क्या है, ये इन्फिनिटिव लगा हुआ है। इन्फिनिटिव लगाए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। इन्फिनिटिव जब लगाए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो नाउन के फंक्शन में हो सकते हैं, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के। अब तीनों में से किसी एक को जस्टिफाई कर लो। नाउन तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि नाउन होने के लिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो यहाँ कर नहीं पाओगे, करके देख लेना चाहे। एडजेक्टिव भी इसको नहीं कह पाओगे, इसको आप एडवर्ब कहोगे, ठीक है। एडवर्ब क्या है, ये है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस। ये किसका रीजन बता रही है, किसका पर्पस बता रही है, क्योंकि एडवर्ब है तो वर्ब के बारे में बता रही है, वर्ब का रीजन बता रही है, वर्ब का पर्पस बता रही है कि ये वेंट वाली एक्टिविटी क्यों हुई। वाई का रिप्लाई होती है, वाई का, वाई लगाकर देख लोगी ना तो पता चलेगा सेंटेंस में। टू कैट्स वेंट वाई टू डिवाइड इट, इट किसके लिए लगाया गया, देखिए फिर से वही बात, नॉन फाइनाइट वर्ब थी, इन्फिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब था, और चूंकि वर्ब है तो उसमें वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी तो हमने पाया कि ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। इस किसके, इट किसके लिए लगाया गया, अब पीस के लिए। फिर आगे चले हमें एक प्रीपोजिशन लिखनी थी क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना था, और वो ऑब्जेक्ट जो लगाया गया है एक पर्सनल प्रोनाउन है, और किसके लिए लगाया गया है, टू कैट्स के लिए, मतलब टू यूनिट को रिफर कर रहा है। और अगर हम टू यूनिट को रिफर कर रहे हैं तो हम अमंग नहीं, बिटवीन प्रीपोजिशन लगाते हैं। अमंग लगाया जाता है मोर देन टू के लिए। मैंने बिटवीन पर और अमंग पर किसी एक लेक्चर में डिटेल में बात की थी। मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि बिटवीन और अमंग के बारे में केवल इतना ही है कि बिटवीन दो के लिए लगाया जाता है और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। बिटवीन लगाया जाता है दो डिस्टिंक्ट चीज़ों के लिए, और अमंग लगाया जाता है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जब वो किसी एक होल ग्रुप को रिफर कर रही हो। इस पर मैंने जो है काफ़ी डिटेल में बात की थी, अभी जो है इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि यहाँ पर प्रीपोजिशन अमंग नहीं बिटवीन होना है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया देम। दोस्तों कैसी बात, देखिए जो अमंग है, बिटवीन है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सारी की सारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन चैप्टर में मैं इन पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर मैं अभी इनको यहाँ बताता हूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गया 281, 282 पर बात कर लेते हैं। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। बहुत बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। डिश हो गया नाउन, न्यू हो गया एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल, ये हो गई पूरी की पूरी नाउन फ्रेज, और ये जो नाउन फ्रेज है ये है सब्जेक्ट। क्यों है सब्जेक्ट, कैसे पता चला मुझे, भाई ऑब्जेक्ट होती तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी होती, कॉम्प्लीमेंट मानोगे तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब होगा, कुछ भी नहीं, तो है तो ये सब्जेक्ट ही। अब सब्जेक्ट है तो उसका कहीं ना कहीं प्रेडिकेट भी होगा। क्या ये लिखा है प्रेडिकेट, नहीं, ये तो डैट तो कंजंक्शन लगा है। कैसे पता चला डैट कंजंक्शन लगा है, क्योंकि डैट से जोड़ा गया है एक क्लोज को। ऑर्डर हो गया यहाँ पर नाउन, और आई हो गया यहाँ पर एक, ऑर्डर हो गया यहाँ पर वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आई हो गया एक प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट। तो ये जो क्लोज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
इस क्लोज को जोड़ा गया है डैट कंजंक्शन से। अब देखिए डैट कंजंक्शन है और ये ऑर्डर जो है एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? एक्चुअली में इसका ऑब्जेक्ट ही लिखा है डैट। अब डैट ऑब्जेक्ट भी हो रहा है और कंजंक्शन भी हो रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन भी होगा ये और कंजंक्शन भी होगा। जब कंजंक्शन भी हो रहा है, प्रोनाउन भी हो रहा है, इसका मतलब हमने डैट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्यों लगाए जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है रिलेट करने के लिए अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज से। ये जो डैट कंजंक्शन के द्वारा, डैट रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी है, इस सबऑर्डिनेट क्लोज में जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो एंटीसीडेंट होता है, तो उस एंटीसीडेंट को इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, रिलेटिव प्रोनाउन लिखकर रिलेट कर देते हैं उस एंटीसीडेंट को। ठीक है, डैट आई ऑर्डर्ड, इतनी बात हो गई। अब जो ये सब्जेक्ट था उसका प्रेडिकेट आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेस्टिंग मेन वर्ब हो गई। अब देखो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। दो सेंटेंस जरा समझिए, ये दो सेंटेंस समझिए। सी टेस्टेड द फूड, फिर मैंने लिखा द फूड टेस्टेड गुड। अब देखो इन सेंटेंस को देखकर आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क मैं आपको समझा देता हूं। सी क्या है? एक प्रोनाउन है यानी कि सब्जेक्ट है। टेस्टेड एक मेन वर्ब है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। फूड यहां पर नाउन हो गया, ये आर्टिकल, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। यहां पर बात, यहां तक बात सेम है। टेस्टेड क्या है? टेस्टेड है यहां पर मेन वर्ब। अब देखो ये जो मेन वर्ब है यहां पर किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैंने आपको बताया है कि जो मेन वर्ब्स होती है वो दो तरह की होती है। एक तो लिंकिंग वर्ब हो सकती है वो, एक हो सकती है वो एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो लिंक करने के लिए लगाई जाती है कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। यहां किसी द फूड टेस्टेड गुड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि फूड गया चल के उसने गुड को उठाया और टेस्ट किया। इस सेंटेंस में एक एक्टिविटी हुई है, सी गई होगी, उसने फूड को लिया होगा और टेस्ट किया होगा अपने सेंसेस के द्वारा। तो यहां पर जो ये टेस्टेड है ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्शन वर्ब। लेकिन ये जो टेस्टेड है ये एक्शन किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इसलिए हम इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये लगाई गई है लिंक करने के लिए कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, ये हम किसके लिए लगाते हैं? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है, तो नाउन प्रोनाउन के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ जाती है। ठीक है, अगर इतनी बात आप जान रहे हैं टेस्टेड के बारे में तो जरा वापस आइए, सेंटेंस पर गौर कीजिए। यहां पर टेस्टिंग के बाद लिखा हुआ है गुड, और गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये जो मेन वर्ब है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। गुड अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा? कॉम्प्लीमेंट हो रहा होगा, तभी तो हम इसके बाद किसी एडजेक्टिव को लिख पाए। अगर ये एक्शन वर्ब होती, तो मैंने क्या बताया? एक्शन वर्ब होती तो उसके बाद क्या आता? ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन। लिंकिंग वर्ब है तभी तो उसके बाद गुड लगा है, कॉम्प्लीमेंट लगा है जो कि एक एडजेक्टिव है। वापस आते हैं सेंटेंस पर, एक एडजेक्टिव लगाया जो कि कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मेन वर्ब को मैंने लिंकिंग वर्ब की तरह इंटरप्रेट किया। अब मैं इसके बारे में एक बात और बता देता हूं। ये जो टेस्टिंग है, ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिव नेचर की वो वर्ब होती है जो स्टेट बताती है, जो कंडीशन बताती है। एक्चुअली में स्टेटिव वर्ब के ऊपर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, आप इस लेक्चर को जरूर देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स होती है, मैंने बड़ा खोल के डिटेल में इसको समझाया है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी मैं यहाँ ऊपर इसका लिंक दे दूंगा। अब ये जो स्टेटिव वर्ब होती हैं ये स्टेट बताने के काम में आती है, तो ये कंटिन्यूटी में नहीं आ सकती। अब क्यों नहीं आ सकती जरा देख लेते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है, अरे यार, कंटिन्यूटी का मतलब होता है गोइंग ऑननेस।
कोई एक्शन जब किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में गोइंग ऑन रह सकता है, उस एक्शन को हम कंटिन्यूस एक्शन मान सकते हैं और कंटिन्यूस स्टेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे मैं लिखूं सी इज डांसिंग, तो उसका क्या मतलब है कि वो किसी पॉइंट पर, किसी प्रेजेंट के पॉइंट पर डांस कर रही है। लेकिन डांस तो वो यहाँ पर कर रही है, लेकिन क्या उसने यहाँ पर स्टार्ट किया होगा? नहीं, स्टार्ट तो उसने यहाँ कहीं किया होगा, थोड़ा पहले। कर रही है, क्या वो यहाँ रोक देगी? नहीं, यहाँ रोक देती तो हम तो परफेक्ट स्टेट में बना देते, कंप्लीट कर देते उसे, फिर तो हैज डांस लगा देते। यानी कि वो यहाँ रुकेगी नहीं, आगे चलेगी, यहाँ कहीं रुकेगी, चाहे 5 सेकंड बाद ही रुके। तो ऐसा एक्शन जो गोइंग ऑन हो किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए, उस एक्शन को हम कंटिन्यूस स्टेट से दिखा सकते हैं। अब ये जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, ये स्टेट दिखाती हैं। ये जो एक्शन होते हैं ये गोइंग ऑननेस को दिखाते हैं, डायनेमिक नेचर के होते हैं। स्टेट दिखाने का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा आई हैव अ कार, तो ये जो वर्ब है ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है। या तो आपके पास कार है या आपके पास कार नहीं है। तो आई हैव ए कार लिख सकते हो या आई डोंट हैव ए कार लिख सकते हो। तो ये जो हैव है स्टेटिव, यानी कि स्थिरता दिखाती है। स्टेट का मतलब अवस्था बताती है और उस अवस्था के साथ स्टेटिकनेस दिखाती है। जबकि जो वर्ब कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है वो हो सकती है गोइंग ऑन, और वो गोइंग ऑन हो सकती है तो वो होती है डायनेमिक नेचर की। केवल डायनेमिक नेचर की वर्ब, यानी कि जो वर्ब गतिशील रह सकती है किसी ड्यूरेशन के लिए, किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए, केवल उन्हीं वर्ब को कंटिन्यूस स्टेट में दिखाया जा सकता है। टेस्ट कंटिन्यूटी में आ जाता, लेकिन किस सिचुएशन में आता? टेस्ट कंटिन्यूटी में आ जाता, लेकिन किस सिचुएशन में आता? यहां लिख सकते हो आप वाज टेस्टिंग, यहां सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन है। एक्शन है तो ये टाइम ले सकता है। देखिए सीधा समझिए, वो एक्शन जो होने में या किए जाने में समय ले सकते हैं वो डायनेमिक एक्शन होते हैं। और चूंकि ये समय ले सकते हैं होने या किए जाने में, तो इन्हें किसी ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन भी दिखाया जा सकता है कि इस पॉइंट पर ये शुरू होगा, इस पॉइंट पर खत्म हुआ होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जारी रहा होगा, कि बीच में किसी भी पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखा दिया इसको, या पूरी ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन दिखा दिया। तो ऐसे एक्शन जो होने में या किए जाने में समय लेते हो उन्हें डायनेमिक एक्शन कहा जाता है। और इन्हीं एक्शन को केवल हम गोइंग ऑननेस दिखा सकते हैं, कंटिन्यूटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, जैसे कि ये टेस्ट है, ये एक कंडीशन बता रही है, एक अवस्था बता रही है। सारे एडजेक्टिव स्टेट या कंडीशन बताने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये वर्ब कोई डायनेमिक नेचर की नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा था आई हैव ए कार, अगर आप इसको लिख देते हो ना आई एम हैविंग ए कार, आपके एग्जाम में एरर भी आती होगी ऐसी, तो गलत हो जाएगा। ऐसी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आई लव यू से करके, आई एम लविंग यू, आपने किसी को बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो यही रीजन है कि इन वर्ब्स को कंटिन्यूटी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये होने में किए जाने में समय नहीं लेती हैं, किसी एक ड्यूरेशन के लिए गोइंग ऑन नहीं दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पर आपका इज टेस्टिंग हो गया गलत। आपको लिखना चाहिए यहाँ पर टेस्टेड गुड, या टेस्ट भी लिख सकते हो, टेंस आप कोई सा भी रख सकते हो, यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा। फिर यही इस सेंटेंस में एरर थी। 282 का हो गया, आगे चलते हैं। ये कर लेते हैं 283। इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड शैडो ओवर इलेक्शंस। ठीक है, इंक्रीजिंग रेसिज्म, देखो ये लग रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर से वही बात आ गई हमारे सामने, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब तो कंसीडर कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको मेन वर्ब कंसीडर करोगे तो उससे पहले कोई बी की फॉर्म लगी होगी, जो कि नहीं लगी है। इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को आप या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करोगे या फिर आप इसको जीरेंड कंसीडर करोगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप इसे कह रहे हो तो आप इसे कह रहे हो एडजेक्टिव, जो कि किसी नाउन के लिए आई होगी। जीरेंड अगर आप इसे कह रहे हो तो ये एक नाउन हो गया। अब देखो ये नाउन होता तो सब्जेक्ट की तरह काम करता, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता, या कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता। ठीक है, अब ये नाउन तो है नहीं, इंक्रीजिंग नाउन नहीं है,
ये नाउन तो ये लगा हुआ है, इंक्रीजिंग लगाया गया है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसका मतलब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करेंगे, जीरेट भी कंसीडर कर नहीं सकते। ठीक है, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स। अब ये जो पूरा का पूरा है ये एक नाउन फ्रेज है, इसके लिए इंक्रीजिंग कॉमन था तो शुरू में लिख दिया, एंड कंजंक्शन से जोड़ के दो नाउन को लिख दिया, क्राइम्स नाउन और हेट उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एंड ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, ए बी प्लस ए सी, ए कॉमन ले लिया बी प्लस सी, इसको रेसिज्म को बी मान लो, हेट क्राइम्स को सी मान लो और ए कर दिया कॉमन और यहाँ पर लगा दी ब्रैकेट, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूले पे। अब ये जो पूरा का पूरा हो गया इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स, ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज हो गई, ये नाउन फ्रेज ही है, पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज क्या हो रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कह नहीं पाओगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन है नहीं, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कह पाओगे, इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। अब ये सब्जेक्ट है तो अब इसका प्रेडिकेट लिखा हुआ है आगे, कास्टेड लिखा हुआ है, ये गलत है, कास्टेड नहीं होता, वो कास्ट होता है, और कास्ट का मतलब होता है टू कॉज लाइट और शैडो टू अपीयर ऑन सरफेस। ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है कास्ट ए वोट का मतलब कास्ट का मतलब टू वोट, कहते नहीं है कास्ट ए वोट, टू वोट भी आ जाता है इसके मीनिंग में, वोट को कास्ट करने के लिए। तो ये कास्ट यहाँ पर गलत था क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी तो उसका मतलब हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद लिखा हुआ आ गया ऑब्जेक्ट, शैडो, ओवर, इलेक्शंस ओवर हो गई प्रीपोजिशन, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, ओवर की जगह यहाँ पर ऑन भी लगा सकते थे, दोनों ही प्रीपोजिशन सही हो जाती है, बराबर लगभग यूसेज है, कास्ट ऑन और कास्ट के साथ ओवर भी आ जाता है। ये हो गया 283, ये यहाँ पर गलती थी, कास्टेड नहीं होना था, कास्ट होना था। आगे चल लेते हैं 284, I have got your letter yesterday and felt happy to learn of your recovery। ओके, देख लेते हैं। आई यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैव गोट, हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हो गई मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीशन को दिखाया जा रहा है। गोट चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। लेटर यहाँ पर नाउन हो गया, योर हो गया डिटर्मिनर। यस्टरडे लिखा हुआ है जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम है और रिफर कर रहा है पास्ट के टाइम को, पास्ट के टाइम को रिफर कर रहा है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट लगाइए आप। फिर एंड कंजंक्शन लगाया गया, फेल्ट मेन वर्ब है, इस एंड कंजंक्शन के द्वारा गोट और फेल्ट वर्ब को जोड़ा गया। एंड है क्या, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, 100 बार हम बता चुके हैं, आप भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन सेम ऑर्डर को, सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, तो किस किस को जोड़ दिया, गोट मेन वर्ब को और फेल्ट मेन वर्ब को। हालांकि गोट यहाँ पर एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही थी और ये जो फेल्ट है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन है तो दोनों मेन वर्ब ही। अब चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो उसने अपने बाद कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट है क्या, एक एडजेक्टिव है, किसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। आई फेल्ट हैप्पी, आई गोट योर लेटर यस्टरडे एंड आई फेल्ट हैप्पी, आई कॉमन कर दिया, एंड कंजंक्शन लगा के दो मेन वर्ब को जोड़ दिया। टू लर्न, 2 + B1, फिर से आपको इन्फिनेटिव दिखा। ठीक है, अभी जो इन्फिनेटिव लगाया गया है, मैं फिर से आपके बारे में आपसे वही कहूँगा कि इन्फिनेटिव जो लगाया गया है वो या तो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। नाउन इसको कह नहीं पाओगे, आप लगा कर देख लेना, एडजेक्टिव भी इसको नहीं बता पाओगे, ये एक्चुअली में एडवर्ब है। देखो, नाउन होने के लिए इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट कैसे कहें, ट्रांजिटिव वर्ब प्रीपोजिशन तो इससे पहले लिखी कोई नहीं है, इसको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं कह सकते, कोई लिंकिंग वर्ब भी इससे पहले नहीं लिखी है, सब्जेक्ट भी ये नहीं बन सकता, आगे कहीं इसका कोई प्रेडिकेट नहीं है, एडजेक्टिव भी इसको नहीं कह सकते, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया नहीं है, ये एक्चुअली में एडवर्ब है। ये बताया है, ये लगाया गया है टू लर्न, इस हैप्पी के बारे में बताने के लिए। हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के बारे में बताने के लिए हमने ये एडवर्ब लगा दिया। अब ये जो लर्न है, इसके मीनिंग के बारे में अगर मैं जानूँ तो लर्न का मीनिंग क्या होता है, लर्न का मतलब होता है टू गेट न्यू नॉलेज और स्किल्स। चलो थोड़ा सा लर्न पर बात कर लेते। वैसे तो आसान हुआ है, हम सभी बचपन से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट फिर भी कोई बात नहीं। LEARN, लर्न का मतलब होता है
टू गेट न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। इस मीनिंग में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक और मीनिंग इसका होता है, एक मीनिंग होता है इसका टू बी टोल्ड अबाउट न्यू इंफॉर्मेशन। कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई सूचना हमें दी गई, हमें बताई गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लर्न के साथ ऑफ या अबाउट प्रीपोजिशन लगाकर चलते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो ठीक है, आई फेल्ट हैप्पी टू लर्न। अब देखो ये लर्न टू जो लर्न है ये एक एडवर्ब की तरह लगाया गया है इस हैप्पी के लिए, और इसी दूसरे वाले मीनिंग में है वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी गई रिकवरी की, तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया और उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया योर डिटर्मिनर, और ये हो गई रिकवरी नाउन। ठीक है, ये गलती थी इसमें। 284 हो गया 285। क्या लिखा है, हिज अपीयरेंस बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू योर कजिन। अपीयरेंस क्या हो गया, नाउन हो गया, सब जानते हैं। हिज हो गया डिटर्मिनर, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज जो कि एक सब्जेक्ट है। बियर्स क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। बियर के चले मीनिंग देख लेते हैं। अच्छी वर्ब है, काफी सारे बियर मेन वर्ब के काफी सारे जो है मीनिंग होते हैं। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक मैं मेन यहाँ पर लिखा देता हूँ। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानना होगा तो मैं जो है डिक्शनरी वगैरह में डाल लिया करो यार, कुछ मेहनत खुद भी क्या करो। बियर, देखिए एक मतलब तो बियर का भालू ही होता है, वो बड़ा सा, ठीक है, लेकिन तब वो क्या होता है, बियर नाउन होता है। बियर जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टॉलरेट और एंड्योर समथिंग स्पेशली अनप्लीजेंट। कोई अनप्लीजेंट चीज जो है या कोई एक्सपीरियंस उसको एंड्योर करना, टॉलरेट करना या एक्सेप्ट करना, ये बियर का एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग। टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ समथिंग, ये इसका दूसरा मीनिंग होता है। जैसे मैं लिख सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, यू शुड बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर। ठीक है, एक और मीनिंग इसका मुझे सही अच्छा लगा, वो मैं बता देता हूं, और वही यूज हो रहा है आपके सेंटेंस में। बियर का तीसरा मीनिंग टू हैव और कंटिन्यू टू हैव। कंटिन्यू टू हैव, किसी चीज को अपने पास हैव करते जाना, रखते जाना। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप लिख सकते हो बियर यू, इस तरह से लिखा हुआ है, बियर इन माइंड इंट्रांजिटिवली, या बियर रिजेम्बलेंस। ठीक है, बियर रिजेम्बलेंस टू। रिजेम्बलेंस का मीनिंग अभी बताएंगे, सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पर जो बियर लिखी हुई है आपके सामने, उसी तीसरे मीनिंग में, किस वाले में, ये टू हैव और कंटिन्यू टू हैव, बियर रिजेम्बलेंस टू, ये फ्रेज, ये एक फ्रेज आपके सामने लिखी हुई आती है, ये इसी मीनिंग में लिखी हुई आती है। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है लुक लाइक, द स्टेट ऑफ लुक लाइक, यहाँ पर आता है। ठीक है, बियर मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव एक्शन था, तो उसका ऑब्जेक्ट देख लिया। कहाँ है उसका ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस नाउन है। स्ट्राइकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव। एक्चुअली में स्ट्राइकिंग बना है स्ट्राइक से। स्ट्राइक का मतलब होता है टू हिट और टू अटैक। तो स्ट्राइकिंग का मतलब कुछ ऐसा जो हमें हिट कर दे एकदम से, जो हमें हमारे दिमाग पे एकदम छप जाए, यानी कि वेरी अनयूजुअल एंड इजिली नोटिस्ड। स्ट्राइकिंग का मतलब हो गया वेरी अनयूजुअल और इजिली नोटिस्ड। वेरी अनयूजुअल और इजिली नोटिस्ड।
अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस नाउन हो गया, स्ट्राइकिंग उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। टू लग गया आगे प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट। कजिन नाउन हो गया, योर हो गया इसके लिए डिटरमिनर। रिजेम्बलेंस का मीनिंग बताऊं मैं? रिजेम्बल से देखो, रिजेम्बल, रिजेम्बल जो है ना वो वर्ब है। अरे यार, रिजेम्बल RESEMBLE, रिजेम्बल जो है वो एक वर्ब है और इसका मतलब है टू लुक लाइक, टू लुक अलाइक और टू बी अलाइक, एक जैसा होना। अब इसी रिजेम्बल से बनी है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब है द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलाइक। मैं लिख देता हूं यहां पर, द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलाइक या रिजेम्बलिंग। तो गलती तो इसमें कोई है नहीं, नो एरर। ये हो गया आपके 285 सेंटेंस। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। मैं जानता हूँ इन्हीं 5 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको 50 चीजें ऐसी सिखा सकता हूँ जो आपको अलग अलग 50 सेंटेंस में काम आएंगी। तो ये 5 सेंटेंस नहीं है, मेरी ओर से 50 सेंटेंस से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है घर पे, इसी तरह के अप्रोच को अपनाइए। यही फुल प्रूफ अप्रोच है इंग्लिश को अच्छे वे में सीखने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।